दोस्तों, एक लड़की पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह इंटरमीडिएट 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण करती है और ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेती है। उसका सपना था यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करके एक आईएएस अधिकारी बनने का, और वो अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर से जारी रखती है। लेकिन उसके घर वाले उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, और वो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है उसकी शादी तय कर दी जाती है। जब ये बात उस लड़की को पता चलता है कि उसकी शादी तय कर दी गई है, वो काफी हताश और काफी निराश हो जाती है, और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद अब वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगी। इसके बावजूद अपने परिवार के फैसले का वो सम्मान करती है और शादी कर लेती है। दोस्तों, जब वो शादी करके ससुराल पहुंचती है तो उसे उसके पति से बहुत ही ज्यादा उम्मीद होती है। वो सोचती है कि उसका पति जरूर उसकी भावनाओं की कदर करेगा, उसके सपनों को साकार करने के लिए उसका पति उसका साथ देगा, उसका मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से उसके माता पिता कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, वैसा ही ससुराल में भी उसके साथ होता है। उसके सास ससुर भी कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी भावनाओं को बिल्कुल आहत करके रख देते हैं, उसके सपनों को कुचल देना चाहते हैं। उसके सास ससुर उससे कहते हैं कि जितना पढ़ना लिखना था उतना तो तुमने पढ़ लिख लिया है, घर परिवार चलाने के लिए इतना काफी है। अब अपने घर पे, अपने काम काज पे अपना ध्यान दो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा तुम्हें डीएम या कलेक्टर बनने के लिए जाना है। जब वो ये बातें सुनती है तो काफी परेशान हो जाती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसके सपने चकनाचूर होते दिख रहे थे। वो काफी हताश, काफी निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत वो नहीं हारती है। वो अपने पति से एक दिन कहती है कि देखिए, मेरा सपना था, मुझे पढ़ लिख करके आईएएस अधिकारी बनना था, मुझे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए मैं रात दिन बचपन से ही पढ़ाई करती हुई आ रही हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे सास ससुर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप कृपया अपने माता पिता को समझा दीजिए। लेकिन जो उसका पति होता है वो भी उससे कहता है, देखो, मैं कभी भी अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और आईएएस कलेक्टर बनो, लेकिन मैं अपने माता पिता की बातों को नहीं टाल सकता हूँ। उनकी बातों को काटने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं कभी भी उनके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। अच्छा यही है कि मेरे माता पिता के कहे अनुसार ही तुम भी काम करने लग जाओ। दोस्तों, जब वो ये बातें सुनती है तो काफी दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सपने चकनाचूर होते दिख रहे थे। अब वो निश्चय कर लेती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि उसके सपने सारी चीजों से उसके लिए बड़े थे। वो बचपन से ही जिस सपने को देख करके जिंदा थी, उस सपनों को इस तरह से वो चकनाचूर होते हुए नहीं दिखना चाहती थी। और वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे तलाक देना पड़ेगा। अगले दिन वो कोर्ट में पहुंच जाती है और कोर्ट में जाने के बाद तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है, और 2-3 दिनों के अंदर ही उसका उसके पति के साथ तलाक हो जाता है। तलाक के बाद वो अपने माता पिता के घर पर चली जाती है। पहले उसके माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें बताती है और कहती है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है। इसके लिए मुझे सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन मुझे एक कलेक्टर बनना ही बनना है। बेटी की ये जिद देख करके माता पिता भी हार मान जाते हैं और फिर उसको अपने पास रख लेते हैं। बेटी दिन रात मेहनत करने लग जाती है, रात दिन मेहनत करती है, मेहनत इतना कर देती है जिसकी वजह से वो अगले 1 साल के बाद ही पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेती है। सिर्फ एग्जाम क्लियर ही नहीं करती है, बल्कि काफी अच्छे रैंक के साथ एग्जाम को क्लियर कर लेती है और वो एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। प्रयागराज के कलेक्ट्रेट में आज काफी गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि आज उस कलेक्ट्रेट में नई कलेक्टर साहिबा का पहली बार आगमन हो रहा था। उस कलेक्ट्रेट के जितने भी कर्मचारी थे अपने अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए और मैडम के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 10 बजता है, उस कलेक्ट्रेट प्रांगण के गेट के ऊपर एक सफेद कलर की कार आकर के रुकती है। उस कार के ऊपर लाल बत्ती लगा हुआ था और उस कार के पीछे सुरक्षा गार्ड की गाड़ी भी थी। जैसे ही वो कार गेट के पास आकर के रुकती है, जो उस कलेक्ट्रेट के बड़े बाबू थे दौड़ करके और उस कार के नजदीक पहुंचते हैं। उस कार का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, एक काफी सौम्य, काफी खूबसूरत महिला नीले कलर की साड़ी पहने हुए, आंखों पर रेबन्स का चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में डायरी और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए हुए उस कार से बाहर निकलती हैं। जैसे ही मैडम बाहर निकलती हैं, बड़े बाबू उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं और मैडम काफी सौम्य तरीके से उनके गुलदस्ता को ग्रहण करते हैं और उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए और कार से बाहर निकल करके उस पंक्ति में खड़े हुए सारे कर्मचारियों से एक एक करके मिलना शुरू कर देती हैं। सभी के हाथों में गुलदस्ता था और सभी
वो गुलदस्ता मैडम को देते हैं। मैडम काफी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए सभी के गुलदस्ते को अपने हाथ में लेती हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने लग जाती हैं। उस पंक्ति के लास्ट में एक व्यक्ति जो उस कलेक्ट्रेट में क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा था, जिसका नाम रमेश कुमार था, जब मैडम उसके पास पहुंचती हैं तो उसको एक बार सरसरी नजर से देखती हैं और उसके भी हाथों से गुलदस्ता लेकर के और मुस्कुराते हुए उसके अभिवादन का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। मैडम ऑफिस में जाती हैं, उनके साथ में बड़े बाबू भी होते हैं। मैडम को ऑफिस में ले जाकर के बैठाते हैं और जैसे ही मैडम बैठती हैं, बड़े बाबू से कहते हैं, बड़े बाबू जितने भी इस कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों को मेरे ऑफिस में बुला लीजिए। बड़े बाबू सारे कर्मचारियों को उनके ऑफिस में लेकर के चले जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद बड़े बाबू सारे कर्मचारियों का पद और परिचय मैडम से करवाने लग जाते हैं। सभी का पद और परिचय करते करते जब दूसरी पंक्ति के लास्ट में मैडम पहुंचती हैं, जहां पर उस कलेक्ट्रेट के क्लर्क रमेश कुमार खड़े थे, उनके पास जब मैडम की नजर पहुंचती है और बड़े बाबू जब उनके पद और परिचय मैडम से करवाने लगते हैं, तो मैडम उनसे बड़े बाबू से कहती हैं कि बड़े बाबू इनका पद और परिचय आप मत कराइए, ये अपना पद और परिचय अपने मुंह से अपने खुद ही देंगे। रमेश कुमार जब ये बातें सुनते हैं तो मैडम को अपना परिचय देने लगते हैं और कहते हैं, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं इस कलेक्ट्रेट में एक क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा हूं। और उसके बाद जैसे ही ये बात वो कहते हैं और उसके बाद पीछे मुड़ करके उस कलेक्ट्रेट ऑफिस से, मैडम के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, मैडम सारे जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी को कहती हैं कि ठीक है, आप सभी लोगों का परिचय हो गया, आप लोग अपने अपने कार्य में जाकर के व्यस्त हो जाइए। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से यही कहूंगी कि आप जो भी काम करते हैं काफी ईमानदारी से करिएगा, काफी मेहनत से करिएगा। और इतना कहने के बाद मैडम सारे कर्मचारियों को भेज देती हैं। जितने भी कर्मचारी थे साथ में बड़े बाबू, सभी लोग अपने ऑफिस में जाकर के बैठ जाते हैं और सब एक दूसरे से मैडम की शालीनता के बारे में बात करने लगते हैं। सभी एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मैडम कितनी अच्छी हैं, उनका बात विचार कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, देखने में जितनी खूबसूरत है उनका व्यवहार भी उतना ही अच्छा है। और सब यही एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी बड़े बाबू रमेश कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा व्यवहार है आपका, मैडम के सामने आप कैसे ऑफिस से बाहर निकल गए, ये अच्छा नहीं है, इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। और ऐसी फटकार रमेश को लगाते हुए और फिर बड़े बाबू अपने चेयर पर जाकर के बैठ जाते हैं और वो भी काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मैडम हर व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने लग जाती हैं। तकरीबन मैडम को आए हुए उस कलेक्ट्रेट में 1 महीना बीत जाता है और उस कलेक्ट्रेट का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होता है। मैडम जब भी उस कलेक्ट्रेट में आती हैं, जब घर से कलेक्ट्रेट में पहुंचती हैं, तो उसके हॉल में जाकर के और सभी को एक बार गुड मॉर्निंग जरूर बोलती थी और उसके बाद फिर अपने ऑफिस में जाकर के बैठ जाती थी। सभी व्यक्ति उनकी इस शालीनता से काफी खुश रहते थे। पहले के जो कलेक्टर थे वो आकर के चुपचाप अपने ऑफिस में बैठ जाते थे, उनके पास जाने में भी लोगों को डर लगता था। लेकिन मैडम का इतना अच्छा व्यवहार था कि कोई भी क्लर्क या कोई भी उस ऑफिस का स्टाफ था, मैडम के पास जाने में और कुछ भी कहने में बिल्कुल नहीं डरता था। मैडम हर व्यक्ति से काफी शालीनता थे और काफी अच्छे से बातचीत करती थी। तकरीबन मैडम को आए हुए यहाँ पर 1 महीना हो गया होता है। अब तक जितने भी उस कलेक्ट्रेट के कर्मचारी थे, एक न एक बार मैडम के पास जरूर जा चुके थे। हर व्यक्ति अपने काम से मैडम से एक बार जरूर मिल चुका था। हर व्यक्ति के बारे में मैडम को अच्छी तरह से जानकारी हो चुकी थी। लेकिन जो रमेश कुमार था, आज तक मैडम के ऑफिस में नहीं गया था। उसका अगर कोई काम भी होता था तो अपने दूसरे सहभागी को वो दे देता था। कोई भी फाइलें अगर मैडम से साइन करानी होती थी तो अपने सहभागी को दे देता था और कहता था कि मैडम से साइन करा ले आना। लेकिन वो अभी तक खुद मैडम के पास नहीं गया होता है। एक दिन मैडम ऑफिस में आती हैं और आने के बाद बड़े बाबू से कहती हैं, बड़े बाबू रमेश कुमार नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पर हैं रमेश कुमार? बड़े बाबू कहते हैं, मैडम वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। 1-2 दिन पहले तो उन्होंने 1 दिन की छुट्टी लिया था, लेकिन आज मुझे पता नहीं चला है कि वो क्यों नहीं आए हैं। तभी मैडम बड़े बाबू को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और कहती है, देखिए ये अच्छा बात नहीं है, इस तरह से काम ऑफिस का नहीं चलेगा। किसी भी कर्मचारी को अगर गैर हाजिर होना है, उसको ऑफिस में नहीं आना है, तो उसको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए, उसे एप्लीकेशन देना चाहिए और छुट्टी लेना चाहिए। इस तरह अपनी मर्जी से अगर कोई भी गैर हाजिर हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। उनको अभी के अभी इसी टाइम बुलाइए। और उसके बाद जो बड़े बाबू होते हैं
रमेश कुमार को फोन करते हैं और कहते हैं कि मैडम काफी नाराज हो रही हैं, आप तुरंत ऑफिस में आ जाइए। रमेश कुमार ऑफिस में पहुंचते हैं और मैडम के केबिन में उनको बुलाया जाता है। मैडम के केबिन में रमेश कुमार जाकर के कहते हैं, हाँ मैडम बोलिए, आपने मुझे बुलाया था। मैडम कहती हैं, मिस्टर रमेश, इस तरह से आपको गैर हाजिर होना ये अच्छा नहीं है। ये ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, यहाँ पर काम होते हैं, और अगर आपको छुट्टी लेना है, आपको नहीं आना है, तो पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, पहले आपको एप्लीकेशन देना चाहिए। अपनी मर्जी से आप कैसे घर पे छुट्टियां मनाने लगे हैं? ये ऑफिस है, ये आपका घर नहीं है। जैसे ही वो बातें कहती हैं, और उसके बाद मैडम कहती हैं कि इस तरह से अगर आप दोबारा करेंगे तो मुझे आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो रमेश होता है गर्दन नीचे किए होता है, लेकिन मैडम से कहता है, मैडम मैं सरकारी गुलाम हूं, सरकारी नौकर हूं, किसी पर्सनल व्यक्ति का, किसी पर्सनल अधिकारी का कोई पर्सनल नौकर नहीं हूं। मेरी छुट्टी बची हुई थी, इसलिए मैंने अपनी छुट्टी काट लिया, इसमें कौन सा बड़ा बात कर दिया। और इतना कहने के बाद जो रमेश कुमार होता है उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है, और अपने जाने के बाद चेयर के ऊपर बैठ जाता है, काफी नाराज होता है, काफी गुस्से में होता है, और अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। उस ऑफिस में एक और बड़ा अधिकारी था जिसका नाम शर्मा था। शर्मा एक करप्ट टाइप का आदमी था। वो काफी जो पैसों का लेन देन, जो भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते थे उसको वो डील करता था, और उसमें उसका कमीशन हमेशा बंधा हुआ होता था। कोई प्रोजेक्ट्स अगर कलेक्ट्रेट से पास होता था तो उसमें शर्मा का कमीशन 100% बनता था। इससे पहले जो इस कलेक्टर साहिबा से पहले जो कलेक्टर थे उनका भी उसमें कमीशन बनता था, और शर्मा भी अपना कमीशन लेता था। कलेक्टर ऑफिस में भी कलेक्टर जो होते थे उनके पास भी कमीशन जाता था, और यही आदत शर्मा की बनी हुई थी। लेकिन जब मैडम आई थी, मैडम को जब पता चला कि शर्मा इस तरह के काम करता है, तो मैडम उसके ऊपर नकेल कसना शुरू कर देती है। शर्मा के पास जो भी डीलिंग आती थी मैडम उसको चेक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शर्मा काफी नाराज रहने लगता है। एक तभी वहां पर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आता है जिसमें एक नदी के ऊपर पुल बनाने का प्रोजेक्ट होता है, और वो जब प्रोजेक्ट आता है तो शर्मा काफी खुश हो जाता है कि इसमें तो उसको काफी अच्छी कमाई होगी। लेकिन मैडम को जैसे ही पता चलता है, मैडम उस प्रोजेक्ट को ही रद्द कर देती है, और उस सारे प्रोजेक्ट को मैडम अपने हाथों में ले लेती है। शर्मा को जैसे ही ये बात पता चलती है, शर्मा बिल्कुल तिलमिला जाता है, काफी नाराज हो जाता है, और काफी गुस्से में हो जाता है, और ऑफिस में बैठ करके एक दिन मैडम के बारे में काफी बुरा भला कहना शुरू कर देता है। उसी ऑफिस में रमेश भी बैठा हुआ था। रमेश अपने काम में मशगूल था। रमेश काम काफी ईमानदारी से करता था, और रमेश अपना काम कर रहा था, और शर्मा वहीं पर बैठ करके और मैडम के बारे में उजुल फुजुल बातें कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तब रमेश को बर्दाश्त नहीं होता है। रमेश शर्मा से कहता है, देखिए सर, इस तरह से किसी महिला के बारे में आप जो गलत बातें कर रहे हैं ये अच्छा नहीं लगता, ये आपके पद के लिए, आपकी गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। और किसी कलेक्टर और खास तौर से महिला के लिए जो शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, जो शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं भी मानवता के खिलाफ है। ऐसी बातें मत बोलिए मैडम के लिए। लेकिन वो शर्मा नहीं मानता है। शर्मा और उल्टी सीधी बातें मैडम के लिए बोलने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद रमेश कुमार से वो बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है और शर्मा के पास पहुंच करके कहता है कि दोबारा ऐसी बातें नहीं बोलना, नहीं तो आगे जो हो जाएगा उसके लिए तुम तैयार रहना। दोनों में तू मैं हो जाती है, गाली गलौज तक हो जाता है। काफी दोनों चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है। बड़े बाबू आकर के उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वहां पर ऑफिस में बैठी हुई कलेक्टर मैडम जब इतना कलेक्ट्रेट में शोरगुल सुनती हैं तो अपनी ऑफिस से बाहर निकल करके और कहती हैं, क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद बड़े बाबू वगैरह किसी भी तरह से मामले को शांत कराते हैं। फिर मैडम तुरंत बेल बजाती हैं और बड़े बाबू को अपने ऑफिस में बुला लेती हैं और कहती हैं, क्या हुआ। बड़े बाबू मैडम से बताते हैं कि मैडम, आपके बारे में शर्मा काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और जिसके वजह से रमेश उससे लड़ गया और दोनों के बीच में तू मैं तकरार हो गई। रमेश को अपने ऑफिस में मैडम बुलाती हैं और कहती हैं कि आपने क्यों शर्मा से लड़ाई झगड़ा किया। ये ऑफिस है, ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है, ये कोई मच्छी बाजार नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये रोड नहीं है कि आप किसी के साथ मारपीट करना शुरू कर देंगे। क्या फर्क पड़ रहा था अगर उसने मुझे कुछ बात भी बोल दिया, तो आप कौन होते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले। मैं हूं, मैं उसके ऊपर एक्शन लेती। जब इतनी सारी बातें मैडम बोलती हैं
तो रमेश अपनी गर्दन नीचे किए हुए वो सारी उनकी बातें सुनता रहता है, और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो अपनी गर्दन को ऊपर करता है और कहता है, मैडम, मैं बेशक आपसे दूर हो गया हूं, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, हम लोग की जिंदगी अलग हो चुकी है, लेकिन अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप मेरे बारे में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरे सामने अगर आप के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, आपकी तौहीन करेगा, तो मैं उसका गर्दन मरोड़ दूंगा। दोस्तों, ये बातें जब मैडम सुनती हैं तो मैडम निस्तब्ध हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, और रमेश वो बातें बोल करके और सीधे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही मैडम की आंखें नम हो जाती है, मैडम की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और मैडम काफी दुखी हो जाती हैं। अपना रुमाल निकाल कर अपनी आंखों को पोंछने लग जाती हैं। जरूर मैडम के भी दिलों में कुछ न कुछ हुआ था, मैडम भी काफी दुखी हो गई थी। दोस्तों, ये जो रमेश था, ये कोई और नहीं था, ये रमेश इसी कलेक्टर मैडम का तलाकशुदा पति था, जिसने तकरीबन 4-5 साल पहले मैडम को तलाक दे दिया था, और उसके बाद मैडम ने खूब मेहनत करके और पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर के पद पर पहुंची थी। दोस्तों, रमेश अपने ऑफिस में चला जाता है और काम करने लग जाता है, और मैडम यहाँ पर उसकी बातों को सुन करके और दुखी होती रहती है। समय धीरे धीरे बीतता है। कुछ दिनों के बाद बड़े बाबू आते हैं मैडम के पास और मैडम से कहते हैं, मैडम, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं, उनका विजिट है, और उन्होंने कहा है कि मैं कलेक्ट्रेट में जाऊंगा और वहीं पर अपनी सभा करूंगा और उसकी तैयारियां करनी है। मैडम बड़े बाबू से कहती हैं कि ठीक है, अगर कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं तो आज से ही आप लोग जी जान लगा करके तैयारी शुरू कर दीजिए, किसी भी तरह का कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और तैयारियां जोर शोर से कलेक्ट्रेट में होने लगती है। कैबिनेट मंत्री के आने का समय हो जाता है। जिस दिन कैबिनेट मंत्री आने वाले होते हैं, उसी दिन सारे कर्मचारी सुबह उस ऑफिस में पहुंच गए थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैडम भी सभी काम का जायजा ले रही थी, सभी को देख रही थी, बड़े बाबू से बातें कर रही थी। तभी मैडम कहती हैं कि रमेश कुमार नहीं दिख रहे हैं। बड़े बाबू कहते हैं, मैडम, रमेश कुमार आए नहीं हैं। मैडम कहती हैं, ऐसा कैसे? उन्होंने कोई एप्लीकेशन तो दिया नहीं, उन्होंने कोई छुट्टी तो लिया नहीं, और आज कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, आज तो सभी कर्मचारियों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए, वो कैसे छुट्टी ले लिए हैं और कैसे घर बैठ गए हैं? ये अच्छी बात नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं उनको यहाँ से काम से अलग कर दूंगी और उनके ऊपर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। आप अभी तुरंत बात करिए और पता करिए वो कहाँ पर हैं और उनको तुरंत बुलाइए। जो बड़े बाबू थे वो इधर उधर बात करके और उनके बारे में जब पता करते हैं तो मैडम से आकर बताते हैं, मैडम, कल रात को उनके साथ कोई अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो काफी, उनकी हालत खराब है। वो नजदीक के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। अभी तक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, वो बेहोश हैं, अभी भी होश में नहीं है, काफी कंडीशन उनकी खराब है। मैडम जी ये बातें सुनती हैं तो मैडम के चेहरे का भाव देख करके बड़े बाबू भी दंग रह जाते हैं। मैडम का चेहरा लाल हो जाता है, उनके पैर कांपने लग जाते हैं, उनके सिर से पसीने चूने लग जाते हैं। मैडम बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। जिस काम का अभी तक वो जायजा ले रही थी, ऐसा महसूस होता है कि उस काम को अब वो देखना ही नहीं चाह रही थी। इतनी परेशान हो जाती है कि उनके परेशानी को देख करके बड़े बाबू भी दंग रह जाते हैं कि आखिर क्या बात हो गया कि उसके बारे में सुनते ही मैडम की हालत ये खराब हो गई। दोस्तों, मैडम कहती हैं कि बड़े बाबू, ये पूरे काम को आप संभालिए और मुझे अब जाना होगा, मुझे अब रमेश को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचना होगा। बड़े बाबू कहते हैं, मैडम, केंद्रीय मंत्री के आने का टाइम हो चुका है, अभी थोड़े ही देर में 10-15 मिनट में कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और अगर आप चली जाएंगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी और कैबिनेट मंत्री काफी नाराज हो जाएंगे और उल्टी सीधी बातें करके और कुछ न कुछ हम लोगों के साथ गलत हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज रुक जाइए। लेकिन मैडम कहती है, नहीं, कैबिनेट मंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे अभी रमेश के पास पहुंचना है, आप इस काम को देखिए, संभालिए। लेकिन बड़े बाबू हाथ जोड़ते रहते हैं मैडम से, मैडम रुक जाइए, नहीं तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैडम नहीं रुकती हैं, तुरंत अपने ड्राइवर को बोल करके और गाड़ी मंगाती है और गाड़ी में बैठ करके और जाने लग जाती हैं। जाते जाते बड़े बाबू को कहते हैं कि संभाल लीजिएगा, जो कुछ भी होगा वो मेरे आने के बाद मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और उसके बाद मैडम गाड़ी में बैठ करके और सीधे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। मैडम जब हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तो मैडम को वहां पर इस तरह से देखते हुए वहां पर जितने कर्मचारी थे काफी दंग रह जाते हैं। मैडम वहां पर पहुंचने के बाद लिफ्ट के पास पहुंचती हैं, लेकिन उस समय लिफ्ट ऊपर गया हुआ था। मैडम
लिफ्ट से न जाकर के सीढ़ियों से भागते हुए और आईसीयू की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। पीछे पीछे जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, मैडम को इस तरह से देखते हुए मैडम के साथ साथ में भागने लग जाते हैं। मैडम भाग करके सीधे आईसीयू में पहुंचती हैं और जब आईसीयू में पहुंचती हैं तो वहां एक दो डॉक्टर्स होते हैं। वहां पर जो रमेश कुमार थे उनके शरीर के ऊपर पूरी पट्टियां बंधी हुई थी। रमेश अभी भी बेहोश थे, उनके शरीर की हालत बहुत खराब थी। जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टरों से मैडम बातें करती हैं। डॉक्टर कहते हैं मैडम अभी वो थोड़ा बहुत ठीक हैं, अभी तक होश में नहीं आए हुए हैं और खतरे से फिलहाल वो बाहर हैं और धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे। काफी गहरी चोटें आई हैं और इनके ऊपर काफी अज्ञातवादियों ने इनको मारने की कोशिश किया, इनका जान लेने की कोशिश किया था। मैडम ये जब जानती हैं तो मैडम काफी दुखी हो जाती हैं और उसके बाद डॉक्टर्स को बताती हैं कि किसी भी तरह से जो भी होगा, जैसा भी होगा, इनको किसी भी तरह से जल्दी जल्दी ठीक करना है। जितने पैसे रुपए जो कुछ भी खर्चा होगा आप बताइएगा, मैं दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो इस हॉस्पिटल से किसी बड़े हॉस्पिटल में भी ले जाना होगा तो वो भी बताइएगा, लेकिन इनको किसी भी तरीके से ठीक करना है। डॉक्टर कहते हैं मैडम आप परेशान मत होइए, ये अब खतरे से बाहर हैं और धीरे धीरे बहुत जल्दी ये रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी होश में नहीं है लेकिन आशा है कि 24 घंटे के अंदर ये होश में आ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद मैडम सभी डॉक्टर्स को बताने के बाद फिर अपनी गाड़ी में पहुंच जाती हैं। तब तक जब तक वो वहां पर गई थी उनके पास सैकड़ों कॉल आए हुए थे, लेकिन किसी भी कॉल को वो रिसीव नहीं करती हैं। जब वो गाड़ी में पहुंचती हैं वहां पर जाने के बाद बड़े बाबू का कॉल उनके पास आता है और उसको जब मैडम रिसीव करती हैं तो बड़े बाबू कहते हैं मैडम कैबिनेट मंत्री आए थे और यहाँ पर आपको न पा करके काफी दुखी होकर के, काफी नाराज होकर, काफी गुस्से में उल्टी सीधी बातें कर कर वो चले गए हैं। और कैबिनेट मंत्री ने बोला कि इस कलेक्टर के ऊपर और इस कलेक्ट्रेट के ऊपर मैं एक्शन लेने वाला हूं और बहुत जल्दी ही एक्शन लूंगा। मैडम कहती हैं कोई बात नहीं, उनका काम था निरीक्षण करना, उन्होंने निरीक्षण किया और चले गए, और मेरा जो काम था वो मैं करने के लिए आई थी, वो मैंने कर लिया। उनको जाने दो, जो भी एक्शन उनको लेना होगा ले लेंगे, हम उस एक्शन के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहिए। और मैडम ये बताने के बाद अपने ऑफिस में पहुंच जाती हैं। ऑफिस में जाने के बाद अपने जो पूरे काम थे सब कुछ काम वगैरह अच्छे तरीके से देखने लग जाती हैं। इधर जो रमेश कुमार था उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तकरीबन 10 दिन के बाद रमेश कुमार उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। लेकिन इस बीच में 10 दिनों तक मैडम हर दिन वहां पर उस हॉस्पिटल में बातें करती रहती। खुद तो नहीं जाती थी लेकिन उस हॉस्पिटल से, उस डॉक्टर से जो उस रमेश कुमार का ट्रीटमेंट कर रहे थे, डेली सुबह शाम बात करके उसका जो हेल्थ था उसके बारे में जानकारी लेती रहती थी। और इस तरह से जब 10 दिन के बाद रमेश डिस्चार्ज होकर के अपने घर चला जाता है और धीरे धीरे वो उसका सुधार होने लग जाता है। मैडम इधर काम में व्यस्त होती है। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, 15-16 दिन बीत जाते हैं, तो एक दिन मैडम अपने जो ड्राइवर को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे इमीडिएट रमेश के घर लेकर के चलो। ड्राइवर वहां पर मैडम को बैठा करके और सीधे रमेश के घर लेकर के जाता है। साथ में सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। जब गेट पर रमेश के फ्लैट के पास पहुंचते हैं तो उसी गेट पर अपने ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड को कहती हैं कि आप लोग यहीं पर रुक जाइए, मैं उससे मिल करके आती हूँ। और उसके बाद उस फ्लैट में रमेश के घर में मैडम पहुंच जाती हैं। जब मैडम वहां पर जाती हैं तो देखती हैं कि रमेश की हालत बहुत खराब है। रमेश के पूरे शरीर के ऊपर पट्टियां अभी भी बंधी हुई थी। रमेश उठने और बैठने के हालत में नहीं था। बगल में एक स्टूल पड़ा हुआ था, उस स्टूल के ऊपर कुछ दवाइयां पड़ी हुई थी। घर के सब सामान अस्त व्यस्त थे, इधर उधर फैले हुए थे। मैडम वहां पर पहुंचने के बाद एक बगल में स्टूल पड़ा हुआ था, उस स्टूल के ऊपर बैठ जाती हैं और कहती हैं रमेश, मुझे पता चला कि तुम्हारी बहुत हालत खराब है और तुम्हारी ये हालत करने वाला जो व्यक्ति था वो भी पकड़ में आ गया है। वो और कोई नहीं, शर्मा ही था। शर्मा ने ही तुम्हारे ऊपर हमला कराया है और शर्मा को मैंने सस्पेंड कर दिया है और उसके साथ में उसके ऊपर एफआईआर कर दी हूँ। उसकी इंक्वायरी हो रही है और जल्दी से जल्दी वो जेल में होगा। ये सारी कार्रवाई मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैडम बैठ करके शर्मा को देखने लगती हैं। मैडम की आंखों से आंसू बह रहा था। मैडम की उस शर्मा की हालत को देख करके काफी वो दुखी हो रही थी। और उसके बाद शर्मा से कहती हैं कि तुम अकेले क्यों रहते हो, कम से कम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अपने साथ रखे होते तो तुम्हारी यहाँ पर इस समय में वो लोग मदद करते, तुम्हारी देखभाल करते। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? तभी शर्मा मैडम की तरफ देखता है और कहता है, कौन सी पत्नी, मैंने तो कोई शादी नहीं किया है, कहाँ से पत्नी होगा और कहाँ से बच्चे होंगे। तभी
जो मैडम होती हैं उसके तरफ देखने लग जाती हैं। मैडम की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और कहती हैं कि क्यों शादी क्यों नहीं किया तुमने। तभी शर्मा कहता है कि आपने भी तो शादी नहीं किया। मैं जब आपको छोड़ दिया, जब से आपने मुझे तलाक दे दिया, उसके बाद मैं बेशक आपसे दूर हो गया, लेकिन आज भी मेरे दिलो दिमाग में आप ही बसी हुई हैं। आपके बिना मैं किसी को देख ही नहीं पाता हूँ, किसी के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ, इसलिए आज तक मैंने शादी नहीं किया। और जब भी मैं सोता हूँ, जागता हूँ, जरूर एक बार आपका चेहरा मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। तो आप बताइए भला, जिस आदमी को, जिस औरत को जो आदमी हमेशा देखता रहता है, जिसके बारे में सोचता रहता है, वो भला दूसरी शादी कैसे कर सकता है। दोस्तों, मैडम उसके तरफ देख करके और देखती रहती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और मैडम भी कहती हैं कि जैसी तुम्हारी हालत है वही तो हालत मेरी भी है। तुमसे दूर मैं भी हो गई, लेकिन मुझे भी भरोसा था कि जरूर एक न एक दिन तुम मुझसे मिल जाओगे। और मैं भी हर दिन हर रात तुम्हें ही याद करती रहती थी, तुम्हें भुला नहीं पाई आज तक। हमेशा अपने दिल मन मंदिर में मैंने तुम्हें बसा कर रखा। मुझे भरोसा था कि जरूर एक न एक दिन तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी। दोस्तों, ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और मैडम रमेश कुमार के तरफ देख करके और उनकी आंखों से आंसू बहता रहता है। रमेश भी मैडम की तरफ देखता है तो उसके भी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और मैडम से रमेश कहता है कि मैडम, मुझसे बहुत भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। उस दिन, जिस दिन माता पिता ने मेरे आपको पढ़ने लिखने से मना किया था और आपने मुझसे कहा था, उस दिन मैं अगर आपके फेवर में होकर के माता पिता से बात कर लिया होता, उनको समझा दिया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती, आज हम लोग इतने दूर नहीं हुए होते और इतनी तकलीफ नहीं झेले होते। मैडम कहती हैं कि वो तो ठीक है, मेरी भी कुछ गलतियां थी, मैंने भी कुछ गलतियां किया, इतना उतावलापन मुझे भी नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मेरे सपने थे, मेरा बचपन से ही मैंने जो सपने अपने दिलो दिमाग में सजो कर रखे थे, उस सपनों को मैं जीना चाहती थी और मुझे आईएएस अधिकारी बनना ही था। लेकिन उस घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि अगर उस घर में मैं रहती तो मैं शायद आज आईएएस अधिकारी नहीं बनी होती। अच्छा ही हुआ कि उस दिन मैं उस घर से निकल गई और आज तुम्हारे सामने आईएएस बन करके खड़ी हूँ। लेकिन हमारी जिंदगी जो दो नाव, दो धारी जिंदगी बन गई है और उसकी वजह से हमें काफी तकलीफ हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, काफी देर तक बातें करते रहते हैं। मैडम वहां पर उसकी दवाइयों को उठाती हैं, एक गिलास रखा हुआ था, उसमें पानी रखा हुआ था और एक जग रखा हुआ था। मैडम उसको दवाई खिलाती हैं। रमेश कुमार उठने बैठने के लायक भी नहीं था, अपने हाथों का सहारा लेकर के मैडम उसे उठा करके और उसके मुंह में दवा डाल करके और पानी पिलाती हैं और उसको फिर लेटा देती हैं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, कभी पुरानी बातें, कभी नई बातें, कभी कलेक्ट्रेट में आने के बाद की बातें और कभी जो वो कुछ दिनों तक दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ जिए थे, वो सारी बातें करके कभी दुखी हो जाते थे, कभी हंसते थे, कभी मुस्कुराते थे और थोड़े ही देर में उनको एक दूसरे से इतना प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गले लग करके काफी देर तक दोनों रोते रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैडम कहती हैं कि देखो, जो तकलीफ हो गया, जो परेशानी हम लोगों ने झेल लिया, अब उन चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। फिर से हम लोग अब एक हो जाते हैं और फिर से जो हम लोगों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया है और फिर से कोर्ट में जाकर के मैरिज कर लेते हैं। रमेश कुमार भी मुस्कुराने लगता है और मैडम से कहता है ठीक है। उसके बाद मैडम दरवाजे पर जाती हैं, उस गेट के ऊपर जाती हैं, अपने ड्राइवर से कहती हैं कि, और ड्राइवर और जो सिक्योरिटी गार्ड था उन दोनों से कहती हैं आप लोग आज चले जाइए, मैं कल ऑफिस में ही मिलूंगी। जो ड्राइवर था और जो सिक्योरिटी गार्ड था, दोनों मैडम की ये बातें सुन करके दंग रह जाते हैं कि आखिर मैडम क्या कह रही हैं, यहाँ पर एक क्लर्क के घर में मैडम कैसे रुकने की बातें कर रही हैं। वो काफी दंग हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी लेकर के और चले जाते हैं और मैडम वो रात उसी के फ्लैट पर गुजार देती है। पूरी रात दोनों पति पत्नी की तरह से खुशी पूर्वक रहते हैं। जो चीजें जो एक पति पत्नी करता है वो सारी चीजें उस दिन दोनों करने की कोशिश करते हैं। रमेश कुमार की तबीयत खराब होती है, जो मैडम होती हैं वो उनको काफी समझाती हैं, संभालती हैं और इस तरह से उसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश कुमार की जब तबीयत ठीक हो जाती है, रमेश कुमार जब सुधर जाते हैं, तो उसके बाद कोर्ट में जाकर के मैडम फिर से रमेश कुमार के साथ शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद कलेक्ट्रेट आवास में ही रमेश कुमार और मैडम दोनों रहने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से
दोनों बिछड़ने के बाद फिर से एक हो जाते हैं और मैडम ने उस क्लर्क को फिर से अपना पति मान लिया था, फिर से अपना लिया था। यह थी कहानी एक कलेक्टर मैडम की और एक क्लर्क की, जो आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों की जिंदगी अलग अलग हो गई थी और फिर से दोनों एक होकर के और अपनी जिंदगी को सुधार लिए थे। 1 साल के बाद दोनों को एक संतान की प्राप्ति होती है और अपने बेटे को पाकर के पति पत्नी काफी खुश रहने लग जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? एक संघर्षशील महिला की कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी। आपको अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।